हमारा आज का जो टॉपिक चल रहा है वो दमा है, अस्थमा बोलते हैं जिसको। और मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो माहिरीन हैं उन्होंने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने दमा की अलामात रख रहे हैं। डॉक्टर सलीमुद्दीन मंसूर साहब के पास मैं ब्रेक से पहले गया था तो जनाब मैंने सवाल किया था कि थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें कि जब कोई पेशेंट आपके पास आ जाता है किसी क्लिनिक पे कुछ सिम्टम्स के साथ, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसको दमा ही है? जी, होम्योपैथिक जो तरीक़ेकार है एक बहुत वसी तरीक़ेकार है जिसके अंदर से आप सिम्टमेटिकली देख के मरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ना ट्रीट कर सकते हो और शिफा याब भी होता है। जैसे भी मेरे सीनियर डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि हम अक्सर पेशेंट को मेडिसिन के तरक्की बढ़ती तले लगा देते हैं कि साइंटिफिक तरीके से उनका मर्डर करने पर कि जी आपको अस्थमा है, आपने एक आता ये चलो इसका कह लेता वेंटोलिन ले लें या सैल्ब्यूटामोल का इनहेलर ले लें, वो आपने अपने टिल लाइफ आपने रखना ही रखना है। सर लाखों हजारों लोग जो है अपनी पॉकेट में डाल के रखते हैं कि जैसे कुछ होना शुरू हुआ फौरन इनहेल लो, ये साइंटिफिक आपका मर्डर आ गया। इसके बाद जब हम होम्योपैथिक के अंदर आते हैं, होम्योपैथिक में अल्लाह ताला ने इतने ही शिफायाब मैजिक रखे हैं जिसको हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते, जिसका हम इज़हार बयान भी नहीं कर सकते। आप किसी क्लिनिक पर कोई मरीज़ आ गया, होम्योपैथिक क्लिनिक पर आया, जी डॉक्टर साहब मुझे ना सांस लेने में ना बड़ी ना प्रॉब्लम सी आना शुरू हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मैं कर लूँ कि होम्योपैथिक में भी हम मेडिकल लैब का सहारा लेना चाहिए। उसमें हमें जो मरीज़ अलामत दे रहा है और इस अलामत के बाद हम टेस्ट करवाते हैं, हमें अलामत में और ज़्यादा ब्रीफिंग आना शुरू हो जाती है। मैं 2 से 4 टेस्ट के अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक PFT टेस्ट आता है, इसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट हमारे जो फेफड़ों की जो नाली होती हैं उनके इसका आता है कि उनके अंदर बंदिश कितनी आई हुई है, उनमें रुकावट कितनी आ रही है, उनमें इन्फ्लेमेशन कितनी आ रही है। सेकंड, इसमें हम कहते हैं BGT यानी कि ब्लड में गैसेस टेस्ट, इसमें टेस्ट किया जाता है और उसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन की मिकदार कितनी आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कितनी आ रही है। इसमें भी हमारे जब ब्लड के अंदर, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी या ज़्यादती हो जाएगी तब भी हमें अस्थमा का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। फिर एक और आना शुरू है CT स्कैन। CT स्कैन में भी आपके अंदर से आना शुरू हो जाता है कि वो और ज़्यादा ब्रीफिंग करके बताता है कि आपके जो चेस्ट का जो आ रहा है इसमें जो ब्रोंकोल्स आ रहे हैं, जिसको हम इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ये कितने % बढ़ी हुई है, कितनी ज़्यादा आना शुरू हो रही है कि आपको एक्यूट आ रही है, क्रॉनिक आ गई। फिर चेस्ट एक्सरे आना शुरू होता है इसमें अंदर। अब फिर आना शुरू होता है होम्योपैथिक के अंदर। होम्योपैथिक अस्थमा के अंदर क्या जादू करती है, बहुत अच्छा जादू करती है। एक मरीज़ आया, उसने आके जी बोला, जी डॉक्टर साहब मैं आया हूँ, मैं जैसे ही किसी और बंद जगह पर आता हूँ या चलना आना शुरू होता हूँ मुझे सांस में ना दुश्वारी आना शुरू होगी। हमें डॉक्टर ने जवाब दिया, जी आप मुझे ये बताएं कि आपने खाया क्या, क्योंकि अभी मेरे डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि हमारे लाइफ जो पाकिस्तान के अंदर बल्कि और वर्ल्ड के अंदर जो रहना शुरू हो गया एशियन ममालिक के अंदर, हमारा जो लिविंग स्टाइल है बहुत ज़्यादा पुअर है। ख़ास तौर पर खाने पीने में कोई इतदाल ही नहीं है, कोई बैलेंस ही नहीं है कि हमने कार्ब्स कितने लेने हैं, हमने न्यूट्रिएंट्स कितने लेने हैं, हमने कैल्शियम हाइड्रेट्स कितने लेने हैं, हमने प्रोटीन कितनी लेनी है, हमने उसमें से क्या कहते हैं आयरन कितनी है, हमारे में कैलोरीज कितनी है, कुछ हिसाब किताब नहीं है। जी डॉक्टर साहब मैं ना फ़लाँ जगह पर गया था, मैंने पहले जी वो ये चीज़ है, उसके बाद मैंने मीठा खाया, मीठा करने के बाद आइसक्रीम खाया, मैंने चाय पी ली, चाय पी के मेरा सांसें ख़राब होना शुरू हो गया, अब नहीं आ रहा। मैं बहुत अच्छी एक मेडिसिन काम करती है आर्सेनिक एल्बम, जो आपके अस्थमा की कोई भी कंडीशन आ गई है उसको कंट्रोल करने में बेहतरीन काम करती है। फिर एक और मेडिसिन आती है जब जी एकदम से पेशेंट आ गया जिसमें विजलिंग भी आ रही है, उसको हैवी कफ आना शुरू हो गई, रूटीनली काली कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन से काम करना शुरू हो जाएगी। फिर एक और छोटी मेडिसिन का काम करता हूँ एपिकोलम, उसको आप एपिको कहते हैं, वो बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। जब हमें किसी भी क्लिनिक पर आया कोई भी सिम्टम अस्थमा की आने शुरू की जिसको हमने एमरजेंसी कंट्रोल करना है, करीब मुझे इतनी सांस हो रही कि मुझे उबकाइयाँ भी आना शुरू होगी, उसके अंदर एपिकोक बड़ी अच्छी काम करना शुरू करती है। फिर एक और सांस के अस्थमा के कोई भी कंडीशन आना शुरू हो गया कि जी डॉक्टर साहब
जिधर भी चलो, सांस चलो, फलां चलो, बाहर धूप में चले जाओ, गर्मी मौसम चेंज होना शुरू हो गया, धुएं में आना शुरू होगी, फ़ौरन आके मेरे ना दम घुटने वाली कॉपी होगी। बेटा, आर्सेनिक एल्बम, एपिकॉक और कॉलिकॉक, ये वो 4 मेडिसिन आ गई जो पेशेंट को बहुत जल्दी अस्थमा के अंदर से ना आपको रिलीफ देती है और परमानेंट सोल्यूशन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन एक वाइड मेडिसिन जिसके अंदर ना तो एंटीबायोटिक आते हैं, ना ही स्टीरॉयड आती है जो फ्रीज को कहेंगे चल अब चलना शुरू हो जाए। फिर इसके साथ हम मरीज़ को रहनुमाई करते हैं कि सर आपकी मेहरबानी, आप अपने साथ थोड़ी सी ना अपने पर ख़ास कर्म करें, एहतियात करें कि आप इन चीज़ों से बचें, ये चीज़ें खाने में इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज को करें, योगा को करें। और अभी बड़ी प्यारी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की है स्टीम का, क्योंकि मेरे एक वालिद साहब भी खुद एक सीनियर डॉक्टर रह चुके हैं, फिजिशियन रह चुके हैं। उन्होंने अपनी लाइफ की कम 50 ईयर्स से अब लोगों की खिदमत में सर्व की हैं। उनका भी एक वाहिद होता है, कोई भी अस्थमा का सांस का आना शुरू हो गया, वो मेडिकेशन से पहले भाई उनको कहते हैं कि आप भाप लो। भाप लेने में से जितनी ज़्यादा उसकी स्टीम हमारे अंदर जाएगी, हमारे साइनस जितने भी हैं ओपन होना शुरू हो गया, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होना शुरू हो जाएगा, और जो रेशा निकलेगा, आप बिलीव करें स्टीम लेने से इतने से लोगों के अंदर से रेशे के गिल्टी टाइप, मैंने खुद अपनी लाइफ में अपने वाले साहब के ज़रिए प्रैक्टिस लिखी है, और डॉक्टर जमील साहब इसको और ज़्यादा करेंगे कि स्टीम हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। असल विक्स जो आ रही है ना हमारी, वो उसका सोर्स जो है वो वही सफ़ेदे का दरख्त है, उसके पत्ते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली नेचुरल जो वे है हमारा उस पर अगर हम चले जाएं तो ऑटोमेटिकली वो हमें बड़ा क्लियर करता है और बड़ी तेज़ी से हम उसे इम्प्रूव करते हैं। हमारे वो लंग्स के अंदर जितनी भी हमारी पर्मिनोली या ब्रोंकोल जो वेन्स आ गई वो बिल्कुल छोटी छोटी से होती हैं, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में भी जाएँ तो हमें मुश्किल से नज़र आती हैं। उनको इतना अच्छे तरीके से रिफ्रेश करके वॉश करती हैं कि जैसे कोई आपके सारे इनहेलर भी ख़त्म हो जाते हैं, आपके नेबुलाइजर मशीन भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है उसके आगे। जितने भी जिसको कह लो ये क्रॉनिक अस्थमा का मरीज़ आ गया, अक्सर लोगों ने देखा खट्टी चीज़ें खा के सांस खराब होना शुरू हो गया, कभी आना शुरू हो गया, उसमें भी सबसे पहले आप स्टीम दिलाएं। डाइट प्लान और मेडिकेशन को बाद में रखें। अगर फॉर एग्जाम्पल सर्दी आना शुरू हो गए, अब जनरल जितनी गली मोहल्लों में जितने भी छोटे छोटे चाहे वो क्वैक के हों, जिसके भी बने हुए हों, क्लिनिक बने हों, उन्होंने सबसे पहले जी इसको नेबुलाइज करें। नेबुलाइजर में क्या है, वो स्लाइन वाटर डाल लेते हैं, साबिटामोल का डिलोप्स आते हैं ताकि उनको अंदर से लंग्स वगैरह को ओपन हो, लेकिन वो वक्ती तौर पर। नेचुरल थेरापी इज़ द बेस्ट थेरापी फॉर ऑल ट्रीटमेंट। चाहे आपको अस्थमा हो, आपको कफ हो, आपको सिजलिंग नडरिंग रोग्स आने शुरू हो गए हो, बहुत बेहतरीन इसका आना शुरू था। बाकी होम्योपैथी का मैंने आपको बता दिया कि होम्योपैथी किस तरीके से जादू करती है, वो तो हमारे करिश्मे ही हमारे सामने होते हैं कि यार मरीज़ को एक डोज दो, मरीज़ कहता है कि जी मुझे बहुत अच्छा आना शुरू हो, क्योंकि होम्योपैथी भी एक नेचुरल थेरापी है जिसके अंदर कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई केमिकल्स नहीं है। जी आगे। जी डॉक्टर साहब बताएं कुछ खुराक क्या खाना चाहिए, किस चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए ताकि हम बचे रहें, या दमा वाले भी थोड़ा सा सांस बेहतर रहे। अस्थमा के पेशेंट को ऐसी खुराक देनी चाहिए जिसमें सांस की तंगी ना हो, उसकी खुराक की नाली में कोई इन्फेक्शन हजम हो जाए, यानी कि सांस ना रुक सके, खांसी ना आए। तो इसके लिए सबसे पहले कि ये है कि हमें फल और सब्जियां देनी चाहिए जो फ्रेश होती हैं, और इसमें विटामिन सी और ई शामिल होता है, जो हमारी इसमें बीटा कैरोटीन होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये हमें क्या कहते हैं, ये हमें हजम होने में कोई सोजिश नहीं पैदा करते। ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। इसमें हम कच्चे बादाम, कच्चे बीज हैं जो इसमें है, बंद गोभी है, और इसमें विटामिन गोभी में भी विटामिन ई होता है, जो उसमें विटामिन ई में एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारी जो अस्थमा के जो हमारे पेशेंट होते हैं उनको अटैक के बाद उनकी बंदिश को रोकने में मदद देता है। और इसमें विटामिन डी जो होता है वो हमारे जो अटैक हो जाता है, यानी कि जैसे सोजिश हो जाए और उसके बाद जो इन्फेक्शन हो जाए, उसमें बरकरार आमद होता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो जो विटामिन डी को होता है वो विटामिन डी को कवर करता है और हमें अटैक होने को रोका जाता है। और इसके अलावा ये होता है कि फिर हम मसाला जात नहीं ले सकते, और विटामिन डी का जो होता है वो सोर्स जो होता है धूप होता है। धूप पे या हमें ऐसी धूप में ना बैठा जाए तो उस ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें विटामिन डी शामिल हो, जैसे दूध होते हैं, दूध लिया जाए, और
मछलियाँ वगैरह, ये विटामिन डी का सोर्स है। और लोबिया, बीज, मटर, इस किस्म की चीज़ें भी हमारे अस्थमा के पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। जनाब डॉक्टर जमील मिरवी साहब, सर कुछ अद्वियात बताएं होम्योपैथी की जो कि दमा के मरीज़ों को, जैसे डॉक्टर साहब ने 4-5 दवाइयाँ बताई हैं, इसमें एक एंटोमोनियम टार्टिक दवाई, नेक्स्ट आप पूछते मैं बताता हूँ कि वो स्पेशल है जो छुपी होती है सामने। इसके अलावा और नेटमसल भी है इसमें, या वो डॉक्टर साहब की तरफ हम चले जाएंगे, वो तैयारी में है इस वक्त बाकी दवाई बताने में। मुझे खुराक के वाले से मैं इसको जरा मजीद आपको अपडेट कर देता हूं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमें ये देखना है कि वो खुराक जो बलगमी रतूबात को पैदा करती हैं, हमें विटामिन्स को नहीं देखना कि वो विटामिन्स किस में कौन सा पाया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे यहाँ आलू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हम आलू को चिप्स के तौर पे, और हम छोटे हर सब्जी में हमने आलू को रखा हुआ है। और अगर फ़र्ज़ करें कि हम आलू को अपनी लाइफ से ज़रा थोड़ी देर के लिए बीच में से निकालें, तो यकीन करें कि ये जो टीबी का वापस आना है, क्योंकि टीबी एक वक्त था, कुछ अर्सा पीछे जाएं तो दुनिया में काफ़ी हद तक नापैद हो चुकी हुई थी। अब टीबी ने फिर सर उठाया और पूरी तरह से हावी हो चुकी हुई है। उसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ आलू, पहली बात। और आलू की असल वजह क्या है कि कभी किसी दौर में छोटे छोटे गोल आलू भी आया करते थे और हम उसको बॉयल करके भी खाते थे, लेकिन अब आलू आपको छोटे साइज में नहीं, अब आपको बड़े बड़े आलू, आधा किलो का आलू है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप देखें, चेक कर लें, रिसर्च भी ये कह रही है और प्रैक्टिकली भी ये प्रूव है कि मैंने पिछले दिनों इस पर बाकायदा एक तहकीक की। मैं मुख्तलिफ देहातों में गया, मैंने मुख्तलिफ जगहों पे चेक किया, खाद बेचने वालों को और खाद डालने वालों को। पूरे साल में 1 एकड़ जो 1 बीघा जो ज़मीन होती है, 1 एकड़, उसमें जितनी भी फसल मुख्तलिफ टाइम में हम उगाते हैं, होता है ना, वो हाफ एकड़ होता है। तो उसमें जो पोजीशन थी ना, वो ये थी कि 1.5, 2, 2.5, 3, 4 बोरी से ज़्यादा किसी भी फसल को खाद 1 एकड़ को नहीं लगाई जाती। एक फसल ऐसी है जिसको 10 से 12, 12 से 14 बोरी खाद 1 एकड़ में लगाई जाती है, और वो आपका आलू है। इसलिए कि वो आलू बड़े बड़े हो जाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है वो पैदावार ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वज़न गेन कर सकें वहाँ से, और हम मंडी में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। सो आलू को अपनी ज़िंदगी से निकालिए। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, शुरू से ही बच्चों को, एक तो हमने आलू के चिप्स बना के, बाज़ार से नहीं तो घर में भी, हम बाज़ार से नहीं देते जी, एक बड़ा ये मसला होता है, हम बाज़ार से नहीं लेते, खुद बना के देते हैं। तो बात आलू की खराबी की है, वो चाहे बाज़ार से हो या घर में हो, आप उसको देसी घी में फ्राई कर लें या आप उसको आप किसी भी चीज़ में, आलू है, आलू ने अपनी जो, अच्छा उसके बाद आ गया चावल। चावल सिर्फ सुबह की नाश्ते के वक़्त की खुराक है, वो भी चावल को दूध डाल के और शक्कर डाल के, ताकि उसके अंदर जो तेजाबियत, एसिडिटी है, जो उसके अंदर बलगमी रतूबात का जो एलिमेंट है वो उसका। अच्छा, ये जो हम बिरयानी बनाते हैं और पुलाव और मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें से हम पिच निकाल ही नहीं रहे और उसी तरह ही पका रहे हैं चावल को, तो इसका मतलब है कि हम वो जो स्ट्रिच है, जो वो पिच है, या जो उसके अंदर उबालने के बाद कोई 80-90% जब हम उसको वेस्ट कर लेते हैं तो हम उसके समेत खा रहे हैं। तो वो भी हमें सिर्फ दमा या हमारे चेस्ट प्रॉब्लम ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ मैदे के प्रॉब्लम, जोड़ों के मसाइल और बड़ा कुछ कर रही है। सो एक तो हमें उनसे दोपहर और शाम को तो चावल खास तौर पे कभी भी नहीं खाने चाहिए। फिर चावलों पर दही डालकर खाना इंतहाई मुज़र सेहत है, तिब्बे नबी की रोशनी में, मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम चावलों पर दही डालकर खाते हैं। दही जब खानी हो तो उसके साथ हम मूली, खीरा, बंद गोभी, प्याज, टमाटर, ये हम उसके साथ नहीं खा सकते, लेकिन हम उसके अंदर डाल के रायता बनाते हैं, फिर वो मुज़रे सेहत हो गया। हम उसको चावलों पर डाल के महा मुज़रे सेहत करके हम इंटेक करते हैं और बड़ा मज़ा करते हैं, तो फिर हमें बेशुमार, फिर हमें लाठी आएगी। वो किसी ने बहुत पहले कहा था कि जनाब जिसको चावल खाता 4 चीजें उसकी जो उन्होंने कहा जी, एक उसके घर में चोरी नहीं होती, एक उसने कहा जी वो उसको बुढ़ापा कभी नहीं आता, और एक उसने कहा कुत्ता नहीं काटता। तो कुत्ता क्यों नहीं काटता? इसलिए कि उसके हाथ में लाठी होती है, तो कुत्ता पहले कैसे काटेगा? सो ये वाली चीजें ना, हमें इन चीजों से चोरी नहीं होती कि वो इतना खांसता है, सारी रात, चोर कैसे है, सारी रात खांसता है, तो चोर बाहर से देखता है कि अच्छा। सो बहरहाल कम टू द पॉइंट की बात ये है कि हमें आलू हो गए, चावल हो गए, उसके बाद हमारे यहाँ
ये जो कोल्ड ड्रिंक्स का डब्बों का जूस, डब्बों के दूध हैं, इन चीज़ों से हमें सख्ती से कंडेम करना है और अवॉइड करना है। वो ब्रायलर मुर्गी जो अपनी टांग पे खड़ी नहीं होती, हम उसके लेग पीस के लिए लड़ रहे होते हैं, वो अंडा जिससे बच्चा नहीं निकल सकता, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ सकती, हम उस अंडे के लिए बाज़ार में जाकर इतने महंगे और महंगे हो जाएं तो हम फिर भी ख़रीदने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। सो इन चीज़ों से हम अवॉइड करें और हम नेचर और अब फितरत के अपने आप को करीब लेकर आएँ। फ्रिज फ्रीजर्स का इस्तेमाल ये जो है ये हमारी सेहत का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन हम उस पर लगे हुए हैं। उसकी वजह वहीं से हमारी सारी जो बॉडी के अंदर ठंडक है या वो जो चीज़ें वहाँ से आ रही हैं वो हमें प्रॉब्लम कर रही हैं। सो हमें अच्छा मसाला जात की बात अभी डॉक्टर साहबा बता रही थी, मसाला जात इस्तेमाल करने चाहिए। मिसाल के तौर पे बेहतरीन इस वक्त है कि सांस उखड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है और आपको ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, तो बेहतरीन एक चीज़ आपके मसाला जात में है कि आप 3 अदद लौंग ले लें, 1 लकड़ी दालचीनी फिंगर साइज उसका टुकड़ा ले लें। इन दोनों चीज़ों को आप 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के आप इसको बॉयल करें। जब ये पकते हुए पानी आधा गिलास रह जाए आप इसे नीचे उतार लें, उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल लें और अगर मुमकिन हो सके तो आप जौहर जोशानदा इसके अंदर 1 पैकेट डालें और उसको ज़रा सा हिला के आप इसको नीम गर्म पी के देखें, आपका ऑक्सीजन लेवल बड़ी स्टीम तेज़ी से ऊपर आएगा, आपका बीपी जो लो हो रहा है वो अपना वापस अपनी नॉर्मल सतह पे आएगा और ये आपकी चेस्ट और उसके अंदर ब्लॉकेज जो है उसको वो खोलेगा। लेकिन हाँ, जो आपका नज़ला ज़ुकाम है, अगर रात को फर्ज करें किसी को फील हो रहा है ना कि मुझे ये नज़ला ज़ुकाम, इसकी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है पहले से, उसको पता चल जाता है। जिसका गला खराब होना तो उसको पता चल जाता है कि मेरा गला जो खराश शुरू होगी, तो फौरी तौर पे वो लौंग दालचीनी का कावा और जो शानदार जो मैंने बताया वो मिला के अगर उसको पिला लें या वो पी लें तो वो बड़ी तेजी से फर्क पड़ेगा। एक और चीज यहाँ पे बताता चलूं कि आप 1 पाव काले चने भुने हुए वो ले लें, बहुत अच्छे हैं, भुने हुए काले चने लें 1 पाव आप सौंफ ले लें और 1 पाव आप बादाम ले लें। बादाम आपने साबित लेने हैं और उनको तोड़कर उसमें से फ्रेश गिरी निकालनी है। जो बाजार से गिरियां निकली हुई हम लेते हैं ना, वो क्या जी हमें तोड़ने ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, तो वो सारी की सारी फंगस और उसके अंदर जो ऑयल होता है, बादाम का जो रोगन होता है वो सारा ड्राई हो चुका होता है और हम फंगस वाली खा के अपने आप को ताकत समझ रहे होते हैं। सो बादाम तोड़कर गिरियां ताज़ा निकालें। फिर इन तीनों चीज़ों को आप चूल्हे पे 1 बाई 1 तवे, खुशक तवे के ऊपर आप इनको थोड़ा सा गर्म कर लें। जो सौंफ है उसका ख्याल करना है कि ये सब्ज रंग की होती है, हल्की सी ब्राउन हो तो आप तवे से फौरन शिफ्ट कर लें। तीनों चीज़ों को गर्म करके आप इनको कूट के इनका एक पाउडर बना के घर में रख लीजिए और ये किसी शीशे के जार में आप उसमें रखें और आप रात को सोते वक्त इसका, छोटे बच्चों को 1 चम्मच, बड़े जैसे हम बैठे हैं तो हम 2-2 चम्मच अगर इसका रोजाना रात को खाकर सोएं तो यकीन करें आपका पूरा सीजन इस तरह फर्स्ट क्लास गुजरेगा। आपको किसी दवाई की ज़रूरत, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप नॉर्मल लाइफ के साथ ये सीज़न गुजारें। जी तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। यकीनन अगर मेरे माहिरीन की राय के मुताबिक अगर आपको अस्थमा का कोई शिकवा है, सांस का कोई प्रॉब्लम है, तो आप यकीनन एक क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। इंशाअल्लाह होम्योपैथी आपकी मदद करेगी और आपको जहरीली दवाइयों से निजात दिलाएगी। आज का प्रोग्राम यही ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमारा नंबर स्क्रीन पे आएगा 0333 422 9502। अपनी राय हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपकी सवालों के जवाब भी देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। होम्योपैथी जिंदाबाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।